मेरी 12 साला बेटी को मेरा शोहर बहुत प्यार करता और कहता कि इससे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता क्योंकि मेरा शोहर उसका सुतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त अपने शोहर को शक की निगाहों से देखती रहती। शोहर ने जबरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे शोहर के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाएं। बेटी आती तो उसकी हालत अजीब सी होती। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक रोज बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक की तो उस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोजाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और आप कल स्कूल आइएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से जान निकल गई थी क्योंकि मेरा शोहर तो बेटी को रोजाना टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं उसी दिन शोहर से छुपकर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो उसने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बेटी तो रोजाना। मेरा नाम फिरदौस है। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया। वो मुझ पर रोज हाथ उठाता था, रोज मुझ पर तशद्दुद करता था और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थी कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मारकर मिलता क्या है। मेरी शादी जब हुई थी और मुझे ये समझाया गया था, बेटा अब तुम जिस घर में जा रही हो उस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहां पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शोहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो मुझे ऐसे मारता था कि जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म उगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता था तो कहती थी कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी दे दी, मगर मेरे शोहर को फिर भी शर्म नहीं आती थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ ये सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे शोहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर के मुल्क में होता था, वो अचानक से मुझे मिलने आया था। उसने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शोहर ने कहा कि अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा कि तू तलाक भेज दे, फिर इसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शोहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया कि उसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। टांग टूट कर जुड़ गई थी, लेकिन मेरे चलने में नुक्स आ गया था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती फिरती। फिर भी मेरी शादी दोबारा करवा दी गई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसी लंगड़ी की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा शोहर पहले से भी शादीशुदा था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो देखने में ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं लगता था, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली। वो मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि ये एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने शादी कर ली। हम लोग भी मुतमईन थे। शादी के बाद जिंदगी अच्छी जा रही थी। मेरा साहब शोहर तो मुझे बहुत मारता था, मगर ये वाला शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन पहले वाले शोहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रही थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नजर आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। जब साबका शोहर से तलाक हुई तो मेरी बेटी 6 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 6 साल हो गए थे।
मेरी बेटी 12 साल की हो गई थी और मेरी तरह ही वो ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने उसे 5 जमातों तक पढ़ा लिया, तो उसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मैं ज्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा शोहर भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता और कहता, इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा शोहर उसको एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आ गया। दरअसल मेरी बेटी के 2 साल जाया भी हुए थे मेरी तलाक और सारे मसले मसाइल के लिए, वरना आज वो बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती। थी तो वो 12 साल की, पर छठी क्लास में थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज्यादा उम्र की थी। वो कहती थी कि माँ, लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरा साहब शौहर अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राजी नहीं था। तभी उसके 2 साल जाया हो गए थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था, वो हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई, तो मैं बहुत परेशान हो गई। फौरन अपने शौहर को भेजा कि जाके बेटी को ले आए, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? उसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शोहर उसको वापस ले आया, लेकिन 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि 2 घंटे कहाँ लगे? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबो-गरीब किस्म के सवालात कर रहे थे। आप इसके बाबा हैं, लेकिन इसकी पिछली सर्टिफिकेट में तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं इसका सुतेला बाप हूँ, तो वो मुझसे कोई कागजात साइन करवाए और फिर बच्ची से पूछा कि ये आपके बाबा हैं। जब उसने कहा कि मेरे बाबा हैं, तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहां से उसे डॉक्टर के पास ले गया कि इसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत रश था, करते कराते 2 घंटे लग गए, लेकिन अब पहले से बेहतर है। मेरी बेटी पहले से बेहतर थी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी और वो फौरन ही सो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब वो छोटी बच्ची भी थी, तब भी नहीं हुआ था। अब तो माशाअल्लाह से बड़ी हो रही थी। असली परेशानी मेरी तब शुरू हुई, जब अगले हफ्ते भी यही हुआ। दोबारा से मेरे शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दफा भी मेरा शौहर उसे लेने के लिए गया। शौहर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये कमजोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दें। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों का मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र था कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। बेटी की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे कोई काम भी नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि इसको काम कम दिया करें। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेती थी। इसीलिए शोहर से कहा कि इसके स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से पैगाम लिख दें, इसको काम कम दिया करें। इसकी तबीयत आजकल बड़ी खराब रहती है। उसने भी कॉपी पर लिख दिया। बेटी भी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूंगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, सेहत जरूरी है, जिंदा होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती। वो कहती कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दें। और मुझे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि उसको गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था। वो सब्जियां नहीं खाती थी। रात को दूध भी पिलाया करती थी। हम उसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। इस सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। शोहर से कहा कि बहुत खर्च हो रहा है, तो कहने लगा कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे उसने ये बहुत अच्छी बात की थी। ये बेटी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ उस बात पर हैरान थी, हफ्ते के दिन ही मेरी बेटी क्यों बेहोश होती है। क्योंकि एक दो दफा तो चलो इत्तफाकन हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ही वो क्यों बेहोश हो जाती थी। मैंने उससे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें स्कूल से ज्यादा काम मिलता है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेरे शोहर को वो अपने दिल की बात बता दिया करती थी।
मेरा शौहर शाम को उसे घुमाने भी ले जाया करता था, कहता था कि बाहर ले जाऊंगा तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सबने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी के लिए एक गैर महरम है, इसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी, इससे बेहतर है शादी ही ना करो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने शौहर पर शक भी होने लगता, मगर मैं ऐसा शक अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा था, देखने में ऐसे नहीं लगता था, मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफी इज्जत दी और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई औलाद नहीं दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई, और वो भी हफ्ते वाले दिन। और इस दफा रात को मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पे रो रही है। मैं अंदर चली गई, आखिर मेरी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। उसने कहा कि बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। आज मुझे रियाजी की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसने कहा कि पता है, लेकिन वो ऐसी ही हैं। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे शौहर को अंदर जाने नहीं देते होंगे, वो उनसे बात कैसे कर सकता है। मुझे उसकी क्लास टीचर से कोई बात करनी चाहिए। उसकी तबीयत खराब है, उसको काम कम दिया करें, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सजा नहीं दिया करें। बीमार बंदा तो अपना आप संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे शौहर की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, उसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, उसको ले जाएं। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, या फिर हम दोनों मिलकर जाते हैं। ये जानकर मेरे शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबरा गया कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, इस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी। मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैंने इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। मेरे शौहर ने दुनिया के सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वो मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगता था, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। मेरे शौहर की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल रहा है उन दोनों माँ बेटी के दरमियान, और मेरा शौहर भी उसका साथ दे रहा था कि इस उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है। पर मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, और मेरा शौहर भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता था कि बच्चे के साथ मिल जाए। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फोन का इंतजार नहीं करूंगी, इसी हफ्ते टाइम निकाल कर खुद उसको लेने चली जाऊंगी। पता करूंगी आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उस्तादों से पूछूंगी कि उसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहाँ पंखा लगा हुआ नहीं होता, या फिर स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रहे हैं। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है, वो क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है। अगर वो उनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती, इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना चाहिए। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया हुआ था, और अभी छुट्टी में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी जल्दी खत्म किए और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना हो गई। अजीब बात थी, जब से मैंने दाखिला करवाया था तब से मैं उसके स्कूल गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम खत्म नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। लेकिन जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि वहाँ स्कूल जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है। मैं तो हैरान रह गई कि मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा। तो कहने लगा, जी हाँ,
میں نے کہا بس مجھے اس ایڈریس پر اتار دیں، اسکول میں خود تلاش کر لوں گی۔ راستے میں سوچ رہی تھی کہ ایک رکشے والے کو تو پورے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کس طرح کا رکشے والا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پہنچی تو گلی کے اندر اسکول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس اسکول کا نام میری بیٹی بتایا کرتی تھی، اس نام کا مجھے ایک بورڈ ایک عمارت پر نظر آ گیا، لیکن یہ بہت ہی پرانا تھا اور کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں سمجھ گئی کہ یہی اسکول ہے۔ پھر میں نے دیکھا دروازے پر نہ باہر کوئی گارڈ بیٹھا تھا اور نہ آس پاس کوئی بچہ یا کوئی ریڑھی والا کھڑا تھا۔ وہاں تو اسکول جیسا ماحول ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں اندر داخل ہو گئی اور دیکھا تو اندر کافی سارے کمرے تھے اور وہ اندر سے بھی کچھ اسکول جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ عمارت بڑی گندی تھی۔ ایک طرف میں نے دیکھا تو اندر ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ نشہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نشائی کا یہاں کیا کام؟ بچوں کے اسکول میں اندر بیٹھا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ پرنسپل سے ملوں گی تو اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک گانے کی آواز آنے لگی جس پر بہت اچھا ڈانس ہو سکتا تھا، یعنی کہ وہ ایسا گانا تھا کہ جس پر کوئی ڈانس کر سکتا تھا، اور وہ گانا گونج رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسکول کے اندر گانا گونج رہا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کسی فنکشن کی تیاری ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسکول میں فنکشن ہوتے ہیں تو لڑکیاں اسی طرح کے گانوں پر ڈانس وغیرہ کے ٹیبلو کیا کرتی ہیں، اور پھر اس طرح سے کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ اور ابھی ویسے بھی عید آنے والی تھی، عید پر شاید کلر ڈے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ اب میں سوچنے لگی کہ مجھے کوئی لڑکی مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ مجھے کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت نظر آئی جس نے نہایت ہی عیوب کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کی کلاس کون سی ہے؟ تو کہنے لگی کون سی کلاس کے بارے میں پوچھ رہی ہو بی بی؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کہاں ہے، آپ کو پتا ہے کیا؟ وہ کہنے لگی فاطمہ جو گوری سی ہے، جس کے گال پر تل بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہی۔ تو کہنے لگی وہ ابھی مصروف ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی پیریڈ لے رہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ اسے بلا دیجیے گا۔ اس نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے آ جائے گی۔ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور وہ وہاں سے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھ پر ہنس کیوں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر ایک کمرے سے ایک آدمی باہر نکلا جو اپنی قمیض کی بٹن بند کر رہا تھا، اور پیچھے ایک لڑکی بھی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ تھی۔ میں حیران رہ گئی، اور ایک جھٹکے سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی سکول نہیں بلکہ ایک طوائف خانہ تھا۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوچا شاید ہماری بیٹی ہم دونوں میاں بیوی سے جھوٹ بولتی ہے، سارا کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، لیکن اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک عورت وہاں پر آئی اور کہنے لگی اس کو کیوں مار رہی ہو؟ اس کا باپ تو اسے خوشی سے یہاں لے آتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تمہارا شوہر بھی اس کو ہر ہفتے والے دن یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے اور دوپہر کے بعد واپس لے جاتا ہے، مگر یہ ہر ہفتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پیسے تمہارا شوہر وصول کرتا ہے۔ تمہارے شوہر نے گھر کا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بیوی کو شک نہ ہو، بس تم اس طرح سے بات کرنا، میں خود سمجھ جاؤں گا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے ہمیں کہا تھا کہ تم اس کی ماں نہیں ہو اور یہ اس کی اپنی بچی ہے، وہ اکیلا ہی اس بچے کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے بلکہ ایک کسائی ہے، اگر باپ ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا تھوڑی کرتا۔ وہ اس بات پر ہنس دی اور کہنے لگی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر ایسی بھی لڑکیاں آتی ہیں جن کو ان کے اپنے سکے ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ یہ سب غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔
अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते इसे टाइम से जरूर भेज देना। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा शोहर था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको ये भी बता दिया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है और अपने शोहर पर भी केस करवाने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी कि मेरा शोहर मेरी बेटी को वहां पर बेचता रहा है और सारा कुछ जो भी मुझे पता था उनको बता दिया। किस्मत से पुलिस का बड़ा अफसर खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैंने उसको सब कुछ बता दिया था। उसने फौरन नफरी भेजी। उन सब लोगों के साथ साथ मेरे शोहर को भी हिरासत में ले लिया। मेरा शोहर मेरी बेटी का सौदा कर रहा था। वो हर हफ्ते वाले दिन उसे तवाइफ खाने छोड़ आता था और उसकी कमाई खा रहा था। बेटी को भी धमकाया था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार देगा। तभी मेरी मासूम बेटी डर गई थी, मगर मेरी बेटी बहुत समझदार थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी इज्जत कैसे बचाई। जब भी उसके करीब कोई आने लगता तो वो बेहोशी का नाटक शुरू कर देती और जानबूझकर जमीन पर गिर जाती, मुंह से झाग निकालने लगती ताकि वो लोग डर जाएं और उसे हाथ ना लगाएं। मेरी बेटी की उम्र ही क्या थी, वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने शोहर की शक्ल नहीं देखी। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन एक दिन मैं उसे जेल में मिलने के लिए गई और वो मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। शर्मिंदगी तो मुझे उसकी आंखों में अभी भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मेरी बच्ची के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो क्या तुम ऐसा करते? उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मेरे अंदर शैतान आ गया था। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था, बल्कि तुम खुद शैतान हो। उसने कहा कि केस वापस ले लो, भले ही मुझे छोड़ दो, मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा कि मैं केस वापस नहीं लूंगी। तुम भी उनके गिरोह के साथ शामिल थे। जो सजा उनको मिलेगी तुम्हें भी वही मिलेगी। मैंने उसके खिलाफ भी केस कर दिया था और मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। ये तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना उसके सुतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ तो इस जमाने ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और मैंने अपने शोहर से खुला ले ली। उसके बाद मैं अपने भाई के घर दूसरे मोहल्ले चली गई, जहाँ मेरी बेटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। वैसे तो इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चला और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसने बामुश्किल एफए किया और उसके बाद भी घर बैठकर बीए किया, तो मैंने उसकी शादी कर दी। इस बीच मैंने उससे किस तरह संभाला, किस तरह समझाया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस शख्स का जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनके नसीब अच्छे करे। आमीन।